हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड एनएमआर चैप्टर में लास्ट टाइम मैंने आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में बताया था। ठीक है, आपने उसको ढंग से सुना होगा और समझ लिया होगा। अब आज एक नया पार्ट लेते हैं, केमिकल शिफ्ट। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, रासायनिक विस्थापन। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? शील्डिंग और डीशील्डिंग के कारण आपको पहले भी मैंने बताया था। जैसे ये हमारा एन, ये यहाँ पे एक होता है टीएमएस। आज अपन उसकी बात करेंगे। टीएमएस का सिग्नल जो जीरो पे आता है, ठीक है। तो एनएमआर का जो सिग्नल है, ये वाला कौन होता है? हाई फील्ड रीजन। इधर कौन होता है? लो फील्ड रीजन। ये आपका एनएमआर का एक सिग्नल है, संकेत है। तो शील्डिंग और डीशील्डिंग से एनएमआर का संकेत हाई फील्ड की ओर या लो फील्ड की ओर विस्थापित हो जाता है। उसे रासायनिक विस्थापन, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब शील्डिंग और डीशील्डिंग से हाई फील्ड और लो फील्ड की ओर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक विस्थापन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। अब बात आती है कि केमिकल शिफ्ट जो है उसको मेजर कैसे किया जाएगा, उसका मापन कैसे किया जाएगा। तो क्योंकि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप जो रेजोनेंस की कंडीशन को गेन कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने अप्लाइड किया है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई एक्यूरेसी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सीलिन। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में टीएमएस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो सिंपल सा जवाब आपको देना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्यूरेसी से मेजर मापन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक संदर्भ यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो रेफरेंस के रूप में टीएमएस का ही यूज क्यों करते हैं? उसका भी एक सिंपल सा रीजन है। टेट्रा मैथिल, तो सिलेन का मतलब सिलिकॉन है और इसके ऊपर 4 मैथिल ग्रुप आपको लगाने। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मैथिल सिलेन का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसी को क्यों सेलेक्ट किया? तो देखो, जो रीजन सॉल्वेंट के थे ना, जो मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंटेशन में कि हम सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी को डाला। लेकिन एक बेसिक चीज है, इसके जितने भी प्रोटॉन हैं, टोटल कितने प्रोटॉन है इसमें? 12। तो 12 जो प्रोटॉन है वो सारे के सारे क्या हैं? तुल्य प्रोटॉन हैं। आज हम बाद में डिस्कस करेंगे कि तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं। लेकिन आपको अगर एक क्वेश्चन पूछे कि इसमें संदर्भ के रूप में, पहले तो संदर्भ का यूज क्यों किया? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए संदर्भ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा संदर्भ के रूप में टीएमएस ही क्यों प्रयोग करते हैं? तो उसका रीजन है कि इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं। पहला रीजन यही है। दूसरा रीजन, वो जो सॉल्वेंट वाले हैं वो क्योंकि लिख दो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये इनर्ट होता है, और इसके जो 12 प्रोटॉन का एनएमआर संकेत है वो बहुत हाई फील्ड पे आता है। तभी तो हमने इसके लिए डेल की वैल्यू रासायनिक विस्थापन के लिए मान क्या रखते हैं? इसका 0। जो भी अपन एनएमआर स्पेक्ट्रम बनाएंगे उसमें आप ढंग से देखना, यहाँ पे रखते हैं एक पीक, वो 0 पे होती है और वो टीएमएस की ही होती है। तो ये सबसे, इसके बाद आगे नहीं आता है। जो भी सिग्नल आएंगे वो सब इधर ही आएंगे। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो कुल मिलाकर रासायनिक विस्थापन जो होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर, टीएमएस एज ए रेफरेंस, टीएमएस को हम संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, सैंपल रेफरेंस डिवाइड बाई सैंपल, ये वही मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। उस फ्रीक्वेंसी
ये किसकी है? रेफरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी, उसमें भी तो प्रोटॉन है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आएगी। और ये आपका कौन है? सैंपल कंपाउंड, जो भी आपका कंपाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसको डिवाइड किया ताकि इसको डायमेंशन लेस बना दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज, ये भी क्या है? हर्ट्ज, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, तो विमा रहित बनाने के लिए, डायमेंशन लेस बनाने के लिए डिवाइड किया और इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई पीपीएम में आ गई, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये डेल का यानी रासायनिक विस्थापन का फॉर्मूला हो गया। अब आता है कई बार हम डेल को टो से भी मेजर करते हैं, तो या तो टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल या डेल इज इक्वल टू 10 माइनस टो। ये रासायनिक विस्थापन की जब छोटा सा क्वेश्चन आता है 1.5-2 नंबर का, तो उसको डिफाइन करना है, टीएमएस के बारे में बताना है, फॉर्मूला लिखना है और ये करना है। अगर ये क्वेश्चन में बढ़ा दे तो राइट शॉर्ट नोट ऑन केमिकल शिफ्ट, तो फिर आपको ये सब लिखने के बाद कुछ वैल्यूज जो है डेल की वो लिखनी है, साथ में केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्ट केमिकल शिफ्ट भी लिख के आने हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो केमिकल शिफ्ट का आएगा वो आएगा आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जिसको आप बोलते हो। दूसरा जो फैक्टर, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे एक्सप्लेन करेगा? आप सिंपल सी बात दिमाग में रखो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास प्रोटॉन है और इसके साथ कोई फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये हमारा प्रोटॉन है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन है, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन है और इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? इसको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा? उसका डी शील्डिंग हो जाएगा, विरक्षण हो जाएगा, उससे डेल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें डेल का मान इसके लिए सबसे ज़्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बुक में आप खोलना, उसकी वैल्यूज लिखी हुई है, उसको नोट कर देना, एक एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं और माइनस आई कौन कौन शो करते हैं, तो उसके भी एग्जांपल बुक में मेंशन है, आप उनको नोट करना। प्लस आई इफेक्ट में क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? शील्डिंग होगा। शील्डिंग से डेल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शील्डिंग में डेल का मान कम होता है, डी शील्डिंग में डेल का मान ज़्यादा होता है। इसका रिवर्स कर देना तो इसमें अधिक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर आपके आएगा वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा फैक्टर आएगा आपके रेजोनेंस या प्रेरित, जो भी है। तो ये बुक में थोड़ा सा देखना, ये 4 फैक्टर्स आएंगे। अगर बाई चांस बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको केमिकल शिफ्ट को डिफाइन करके फॉर्मूला लिख के इसका, और इसके बाद ये 4 फैक्टर को डिस्कस करके आना। ये आप थोड़ा बुक में से देखना, इजी पार्ट है, समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आपको इस तरह से वैल्यूज जो है ना वो भी आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ ये सिंगल बॉन्ड आ, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इनके डेल की वैल्यू क्या है? ये आपके न्यूमेरिकल्स करने में भी बहुत काम आएगी। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नेचुरल है, आपको पता है। सिंगल, डबल, ट्रिपल में ये कौन सा होता है? sp संकरण। ये क्या होता है? sp2, और ये क्या होता है? sp3। आपको पता है sp संकरण ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनके डेल का मान क्या क्या होता है वो आपको बुक में से नोट करना। ठीक है। इनकी डेल की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ इसकी डेल की वैल्यू 0.9 पीपीएम में होती है सर, ये आपके 2.1 के आसपास होती है। न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रहेगा, ये आपके 3.4 के आसपास होती है। तो डेल की वैल्यू अगर एक पार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके आएगा वो आएगा बेंजीन का। बेंजीन के अंदर जो 6 प्रोटॉन है उसके डेल की वैल्यू 7.1 का आती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसके अलावा आपके कौन होता है? एल्कोहल होता है।
हम सब बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो PNMR प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन के लिए ही बात कर रहे हैं। प्रोटॉन तो एल्कोहल में इसके डेल का मान 4.5 के अराउंड आता है। इसके अलावा कौन है जहाँ प्रोटॉन होता है, एल्डिहाइड होता है, और कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इनके डेल का मान क्या होगा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बुक में से देखें, इनकी वैल्यू को यहाँ नोट करें। तो मेरे पास एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, उसको समझाना है। अगर ज़्यादा बड़ा हो आपकी इच्छा तो शिल्डिंग और डिशिल्डिंग का जो एक एक एग्जाम्पल है आपको पता है, एसिटिलीन वाला और एल्डिहाइड वाला, वो भी इसके साथ आप वो डायग्राम बनाने वाला वो भी आप नोट कर सकते हो, आप बुक में देखना, तो इसको बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। थैंक यू।